गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर महीना 2023 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय पोर्शन का पार्ट 2 हम लोग देख रहे हैं ना। राष्ट्रीय का देख रहे थे, पार्ट 1 तैयार हो गया राष्ट्रीय का, आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय पार्ट 2 हम लोग देख लेते हैं। इसमें 5 टॉपिक है। चलिए इसके बारे में लोग जानकारी ले लेते हैं, है ना। चलिए, पहला क्या है, देश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, देश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज को लगाया गया है ना। तो बात यहाँ पर यह है कि अमृतसर में अटारी बॉर्डर के पास देश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय झंडा लगाया गया है। इसका ऊंचाई लगभग क्या, ये 418 फुट है ना। इसका ऊंचाई कितना है, 418 फुट। ऊंचाई कितना है, 418 फुट। याद रखिएगा, बीपीएससी वगैरह का कभी होता है कि सीधे सीधे डेटा ही पूछ देते हैं, है ना। तो 418 फुट इसका ऊंचाई है। कहाँ पर है, अटारी बॉर्डर, अटारी सीमा जिसको बोलते हैं, अमृतसर के पास, है ना। इसके पहले भी भारत के पास सबसे ऊंचा झंडा था, वो था आपका 360 फुट का, लेकिन वो भी अटारी बॉर्डर के पास ही था। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान 400 फुट का अपना झंडा बना दिया और बाघा बॉर्डर पर लगा दिया। तो भारतीयों ने सोचा कि मेरा झंडा पाकिस्तान के झंडा से क्यों छोटा रहे। तो अभी हाल ही में 418 फुट का झंडा लगा दिया गया है अटारी बॉर्डर पर। आज का उद्घाटन नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। ये 19 अक्टूबर 2023 को हुआ था। उसका उद्घाटन कब हुआ था, 19 अक्टूबर 2023 को। बस इसमें यही बात याद रखना था, और कुछ ऐसा विशेष इसमें नहीं था, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। राजस्थान में 3 नए जिलों का गठन और मुख्यमंत्री की घोषणा, है ना। मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान में 3 नए जिलों का गठन का घोषणा किए हैं। अब अभी राजस्थान में कुल 50 जिले थे। अब ये 3 जिला जब बन जाएगा तो कुल जिला का संख्या कितना हो जाएगा, 53, है ना। तो राजस्थान में अभी कितना जिला था, राजस्थान में अभी टोटल 50 है। ये प्लस 3 अगर कर देंगे तो 53 जिला टोटल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अभी टोटल 50 था, 3 जिला कर देंगे, टोटल 53 जिला हो जाएगा। ये जो 3 जिला बना है, ये आपका राम सुखाय समिति की अनुशंसा पर हुआ है। राम सुहाय है, राम सुहाय समिति, राम लुभाई, सॉरी सुहाय नहीं, लुभाई, राम जी को लुभाने वाला, जो राम को लुभा दे, है ना। राम लुभाय समिति की अनुशंसा पर हुआ है, क्लियर। इसको याद रखिएगा, ये समिति का नाम याद रखिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ दे। बस इसमें और कुछ विशेष नहीं था। नाम जानना है तो नाम जान जाते हैं कि एक का नाम है आपका सुजानगढ़, दूसरा का नाम है मालपुरा और दूसरा कुचामन, है ना। पहला का नाम क्या है, सुजानगढ़, दूसरा का है मालपुरा, है ना, और तीसरा का नाम क्या है आपका कुचानन। याद रखिएगा, वैसा विशेष इसमें नहीं कुछ है, बस यूं ही, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, भारतीय सेना के लिए प्रोजेक्ट उद्भव। तो समझते प्रोजेक्ट उद्भव आखिर होता क्या है ना। चलिए देखते हैं। प्रोजेक्ट उद्भव जो है, देखिए हम लोग का जो प्राचीन काल में देखिएगा तो राजा महाराजा जो युद्ध नीति अपनाते थे, है ना, युद्ध कौशल, युद्ध नीति, रणनीति, कूटनीति जो अपनाते थे एक देश के साथ दूसरा देश के साथ संबंध बनाने के लिए या संबंध विच्छेद करने के लिए या युद्ध करने के लिए, तो वो सभी जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का जो ज्ञान है, युद्ध नीति, कूटनीति, रणनीति से संबंधित ज्ञान को फिर से उजागर करना, समझने का प्रयास करना और उसको एक नया आयाम देना, और इससे समझा हुआ ज्ञान को फिर से अपने सेनाओं को समर्पित करना, जिससे अपना प्राचीन ज्ञान को वो आधुनिक काल में उपयोग कर सके, जहां उसको लाभ उठाने का मौका मिले, है ना। तो उसी के लिए प्रोजेक्ट उद्भव चला है। प्रोजेक्ट उद्भव उसी के उपलक्ष्य में चला है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, देखिए
भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, है ना। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव यह हुआ आपका 21 अक्टूबर 2023 को। कहा? नई दिल्ली में, है ना। इसी के समय इसका उद्घाटन किया गया, इसका अनावरण किया गया या इसको स्टार्ट किया गया, है ना। क्या? भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रोजेक्ट उद्भव को शुरू किया गया। प्रोजेक्ट उद्भव को शुरू किया गया। प्रोजेक्ट उद्भव आरंभ किया गया, है ना। तो अभी बताएं कि प्रोजेक्ट उद्भव क्या है भाई, आप लोग समझ चुके हैं। चलिए फिर से एक बार समझ लेते प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव क्या आता है कि प्राचीन काल में, प्राचीन काल के जो ग्रंथ थे, किससे संबंधित ग्रंथ? युद्ध कौशल से ग्रंथ। ये ग्रंथ हो, ये ग्रंथ क्या है? युद्ध कौशल, रणनीति, युद्ध नीति या कूटनीति, है ना, आदि से संबंधित जो ग्रंथ है, ग्रंथ जैसे कि आप अर्थशास्त्र मान सकते हैं और भी, तो उन युद्ध कौशल, रणनीति, कूटनीति को फिर से समझने का प्रयास करना कि किस परिस्थिति में कैसा निर्णय लिया जाना चाहिए, रणनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर, या युद्ध करने के समय कैसा परिस्थिति रहेगा तो कैसा निर्णय हमें लेना चाहिए, इसको फिर से समझने का प्रयास करना। जैसे अशोक सम्राट महान विजेता भी थे, है ना। बाद में वो शांति के रास्ता पर चले। समुद्रगुप्त का दक्षिण भारतीय का अभियान बहुत ही फेमस रहा है ना। चाहे फिर चंद्रगुप्त मौर्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया, या फिर और भी बहुत सारे जो युद्ध से संबंधित ग्रंथ था, उसको फिर से पढ़ाई करना है, फिर से समझना है और नए परिस्थिति में इसको फिर से लागू करने का प्रयास करना है। बस यही क्या है, प्रोजेक्ट उद्भव। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम में हो सकता प्रोजेक्ट उद्भव से कुछ प्रश्न पूछते, और डिफेंस सेक्टर में आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मेंस में भी डिफेंस आता है ना, सुरक्षा से संबंधित ये सब नॉलेज को आप यूज कर सकते हैं कि क्या क्या अभी काम किया जा रहा है सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या है, विशाखापट्टनम श्रेणी का चौथा युद्धपोत इम्फाल नौसेना में शामिल। विशाखापट्टनम श्रेणी का, जैसा कि हम लोग पहले भी प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ चुके हैं कि विशाखापट्टनम श्रेणी का अलग अलग युद्धपोत बनता है। देखिए एक प्रोजेक्ट बी चल रहा है, प्रोजेक्ट बी, वो क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट बी, इसके अनुसार एक 4 युद्धपोत का निर्माण करना है। वो विध्वंसक युद्धपोत होगा, डिस्ट्रॉयड विध्वंसक युद्धपोत, है ना। 4 युद्धपोत बनेगा। टोटल कितना बनेगा? 4। ये बनेगा विशाखापट्टनम श्रेणी का, श्रेणी। इसके अंतर्गत क्या बनेगा? 4 युद्धपोत बनेगा। पहला युद्धपोत जो बनेगा वो बनेगा, इसका नाम विशाखापट्टनम ही है ना। दूसरा है मारमागुआ, ठीक है। तीसरा है इम्फाल, और चौथा कौन है? सूरत, ठीक है ना। तो विशाखापट्टनम को सौंप दिया गया है नौसेना को, मारमागुआ को सौंप दिया गया नौसेना को, इम्फाल को इस बार सौंप दिया गया, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या है, प्रोजेक्ट बी के तहत 4 युद्धपोत का निर्माण करना है। 4 युद्धपोत जो बनेंगे वो विशाखापट्टनम श्रेणी के बनेंगे। विशाखापट्टनम श्रेणी के अंतर्गत जो 4 युद्धपोत बनेंगे
जो विध्वंसक स्फोट बनेंगे उसका चारों का नाम ये है। उसमें से विशाखापट्टनम को नौसेना को सौंप दिया गया है, मोरमोगुआ को सौंप दिया गया है, इंफाल को सौंप दिया गया है, इसका जलावतरण किया गया है, अभी जल में उतार दिया गया है, लेकिन अभी इस पर टेस्टिंग का काम, बहुत सारा काम बाकी है। ये जब पूरा हो जाएगा तो सूरत को भी नौसेना को सौंप दिया जाएगा। इससे नौसेना की शक्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी। चलिए इंफाल के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। इंफाल में है क्या, जो इंफाल है, इंफाल में आपका सतह से सतह मार करने वाला ब्रह्मोस मिसाइल लगा हुआ है, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल लगा हुआ है। इसमें सतह से सतह मार करने वाला ब्रह्मोस लगा हुआ है। ब्रह्मोस क्या पता है, सुपरसोनिक मिसाइल है। दूसरा क्या है लगा हुआ है, इसमें सतह से हवा में मार करने वाला बराक 8 लगा हुआ है। बराक 8 मिसाइल लगा हुआ है ना। तो इससे क्या होगा कि जब ये युद्ध के समय ये युद्धपोत जब निकलेगा तो इसमें इतना खतरनाक मिसाइल लगा हुआ है कि सामने वाला का युद्धपोत को विध्वंस कर देगा। इसलिए इसको युद्ध के लिए उपयोग किया जाता है, इसको विध्वंसक युद्धपोत भी कहा जाता है। ठीक है, तो मोरमोगुआ में ये सब टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, रडार सिस्टम लगा हुआ है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। जिससे क्या होगा कि दूसरा दुश्मन स्टील्थ टेक्नोलॉजी में होता है कि दुश्मन देश का जो युद्धपोत है उसका रडार है, इसको पकड़ नहीं पाएगा कि कहाँ से पानी के अंदर से पानी पनडुब्बी वाला ये काम कर रहा है, तो कहाँ से ये निकल गया, कहाँ सामने कब सामने आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि रडार, दुश्मन का रडार इसको पकड़ नहीं पाएगा, है ना। चलिए, तो बस इसमें यही था और कुछ विशेष इसमें नहीं था। आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग को समझते जाना है कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होता है ना। क्योंकि हो सकता है कभी कभी जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन रहता है, खासकर मेंस वगैरह में, तो कुछ पूछ वाला जो प्रश्न में जो पूछ लगा देता है ना लास्ट में, हाँ कुछ हल्ला प्रश्न है ना, टेल जो लगा देता है, उसमें यही सब बात कुछ पूछ देगा कि भारतीय वर्तमान में रक्षा के क्षेत्र में नौसेना को मजबूत करने के लिए क्या क्या से कदम उठाए जा रहे हैं, इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है। बस, तो पहले समझना पड़ेगा क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। गगनयान की तैयारी के सिलसिले में टेस्ट व्हीकल और अवाट मिशन 1 यानी TVD-1 सफल हो गया है। देखिए, भारत लगातार अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक से एक नए आयाम को छू रहा है। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 किया, आदित्य L1 किया, अब गगनयान शुरू है। ठीक है ना। तो गगनयान के सिलसिले में क्या टेस्ट व्हीकल अवाट मिशन TVD-1 ये होता क्या है, ये सफल तो हो गया, लेकिन होता क्या। देखिए, इसरो का एक महत्वाकांक्षी योजना है कि अंतरिक्ष में मानव को पहुंचाना, है ना। तो मानव को पहुंचाना एकाएक तो नहीं पहुंचाया जा सकता है, उसके लिए पहले परीक्षण चलेगा कि मानव को कैसे भेजा जाए, है ना। तो इसके लिए क्या किया इसरो, एकदम साधारण भाषा में बता रहे हैं आपको। इसरो क्या किया कि जिस मिसाइल से भेजा जाएगा, जिस रॉकेट से भेजा जाएगा उस रॉकेट का पहले टेस्ट करेगा कि प्रॉपर समय में प्रॉपर काम करता है कि नहीं, सही समय पर सही काम करता है कि नहीं करता है। तो मान लीजिए रॉकेट भेजना है इसको, ये रॉकेट भेजना है इसको, मान लीजिए ये रॉकेट से ये भेजना है, तो ये रॉकेट सही से काम भी करता है कि नहीं करता। ऐसा तो नहीं कि मानव को बिठा दिए भेज दिए और कुछ गड़बड़ हो जाए। तो पहले इस रॉकेट का जांच होगा। इस रॉकेट का जांच 4 चरणों में होगा, है ना, 4 चरण में होगा। 4 चरण में 1 2 3 4 चरण में होगा। पहला चरण का नाम क्या है आपका, यही TVD-1, फिर होगा TVD-2, TVD-3 और TVD-4। इसमें रॉकेट का अलग अलग हिस्सों का जांच किया जाएगा। ठीक है, कि रॉकेट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। जब इस काम पूरा हो जाएगा, जब ये मिशन सफल हो गया, अभी जो हुआ है ना मिशन, ये TVD-1 का हुआ है,
ये मिशन सफल हो गया। अब इसका D2 का होगा, फिर D3, फिर D4 का होगा, ठीक है। जब सभी सफल हो जाएगा तो उसके बाद एक रोबोट को भेजा जाएगा जो एकदम कंप्लीटली आदमी के जैसा ही होगा। उसका नाम है व्योममित्र, है ना, वो महिला रोबोट होगी और उसको भेजा जाएगा। जब वो भी सुरक्षित वापस आ जाएगा तब फिर मानव को भेजा जाएगा। इसके बाद क्या है, रोबोट को भेजेंगे, उसका फिर मानव जाएगा। समझिए बात को, एकदम सिंपल भाषा में। पहला हम रॉकेट का जांच कर लिए 4 चरण में, ये काम अच्छा कर रहा है, फिर रोबोट को भेजे कि वहाँ का परिस्थिति, वहाँ का वातावरण का, उस पर क्या असर पड़ रहा है, कंप्लीटली आदमी का सभी गुण इसमें होगा, है ना। अब रोबोट भी ठीक ठाक रहा, उसके बाद फिर मानव को भेजा जाएगा। और जिस मानव को भेजा जाएगा उनका चयन कर लिया गया, 4 लोगों को भेजा जाएगा और चारों को ट्रेनिंग इसरो में दिया जा रहा है, ठीक है। तो बस यही था गगनयान तैयारी के सिलसिले में टेस्ट व्हीकल अवार्ड मिशन, यही अवार्ड मिशन था के तहत TVD1 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया गया। तो बस यही था, ऐसा कुछ विशेष नहीं, है ना। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना। तो आज का वीडियो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।